स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा डिसरप्शन आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चेंज होती जा रही हैं। जिस चीज को चाइना ने एक समय पे बहुत ज्यादा लीड किया, 3 दशकों तक राज किया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, आज वो चीज डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है इंडिया का सब इंडिया, दैट इज साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्य कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करने जा रहे हैं अब चाइना को। हम आज अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या वो रीजंस हैं कि साउथ इंडिया इज गोइंग टू रिप्लेस चाइना इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो एरोस्पेस हो, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड IT इंडस्ट्री हो। वहां पर क्या ऐसी पॉलिसीज रही कि साउथ इंडिया इतना अच्छा कर पा रहा है, और इस मॉडल से हमें नॉर्थ इंडिया में क्या रेप्लिकेट किया जा सकता है, और अगर कुछ गैप्स बच जाते हैं तो उसको हम किस तरीके से फिल करें। आप देख सकते हैं South India is becoming India's own China. So this is the transition from India to Atmanirbhar, Make in India and India 2.0, where South India is leading the baton from here. आप एग्जाम्पल्स देखो, एक एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स है, एक थ्योरी है क्यों साउथ इंडिया ऐसा कर पा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमें समझना। एग्लोमेरेशन थ्योरी ये कहती है जहां पर अच्छे क्लस्टर्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि क्लस्टर्स एक दूसरे को कॉम्पिटिटिव तरीके से ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और क्लस्टर्स कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही हमने साउथ इंडिया में देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी के साथ पोर्ट कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी डेवलप हो रही है, और वहां पर छोटे छोटे रीजनल क्लस्टर्स डेवलप हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए श्री पेरम्बुदुर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, एरोस्पेस के लिए होसूर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए किशनगिरी, मेडटेक के लिए हैदराबाद। हैदराबाद इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है हमारा फार्मा, जेनरिक ड्रग्स, फार्मा एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से टुवर्ड्स अफ्रीका, टुवर्ड्स अदर नेशंस। सो ये चीजें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रही हैं, और एक ज्योग्राफिकल कंपैरेटिव एडवांटेज भी है, बिकॉज हम देख सकते हैं सदर्न स्टेट्स कि सारे पोर्ट्स बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर्सपेक्टिव से, मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव से साउथ इंडिया को रिलेटिवली एडेड एडवांटेज है। सो लेट्स डिकोड हाउ साउथ इंडिया इज गोइंग टू रिप्लेस चाइना इन द फ्यूचर। थोड़ा सा पहले से शुरू करते हैं। समझते हैं कि इंडिया जब 1947 के बाद आजाद हुआ तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कैसे थी, और आज हम इतने सालों के बाद कैसे वहां तक पहुंच पा रहे हैं। जब 1950s में नेहरूवियन लिगेसी थी, तब क्योंकि ब्रिटिश राज वहां पे था, तो हम क्या सोचते थे कि हमें वर्ल्ड के साथ, ग्लोबल ट्रेड के साथ जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि वो सस्ते में सामान डंप कर सकते हैं, तो हम अपनी इंडस्ट्रीज को बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे थे। हमारी इकोनॉमी इंसुलर इकोनॉमी थी, ग्लोबल ट्रेड को हम ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहे थे, ग्लोबल ट्रेड को इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट ऑल्सो। तो हमने अपनी इंडस्ट्रीज को एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा था बहुत ज्यादा। वी बिलीव्ड इन सेल्फ रिलायंस। भले चीप प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल थे, बट हम वो डंप नहीं होने देते थे। ओके, सो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी पे बिलीव किया हमने, और हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर पाई। इनफैक्ट टू दैट एक्सटेंट एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन है 1960s के दौर पे। फिर 1991 में एक नई एरा चलती है हमारी लिबरलाइजेशन, जहां पर इंडियन इकोनॉमी ओपन अप होती है। इन द लिबरलाइजेशन हमने देखा कि ग्लोबल कैपिटल का इन्फ्लो इंडिया में शुरू हो गया, यानी कि FDI के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट आने लग गई, पैसे आने लग गए। और पैसे कहां पे आने लग गए? हमारे सर्विसेज सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर पाया, और हमने सर्विस सेक्टर का भी हब कहां पे देखा? बेंगलुरु, द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, द टेक सिटी। सो यहां पर एक हब बनता चला गया सर्विस सेक्टर के लिए। हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे थे विदेश में। नाउ द बिग थिंग, आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, मेक इन इंडिया मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हमारा मेजर फोकस आता है। मैं आपको बता दूं, कंपेयर करके बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के कंट्रीब्यूशन का GDP में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का राइट नाउ 2024 में कंट्रीब्यूशन रहा है
mere 17%, जिसका टारगेट है 2025 में कि हम अप्रोक्सीमेटली 25% अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों? इसलिए इंपॉर्टेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिकॉज वो जॉब्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, उसका इकोनॉमी में कैस्केडिंग इफेक्ट है, वो हमारी इकोनॉमी को इंक्लूसिव इकोनॉमी बनाता है, इनइक्वालिटी कम होती है इकोनॉमी में, यानी कि देश की जीडीपी, देश की ग्रोथ की भागीदारी हर एक इंसान के पास आती है, एवरीवन कंट्रीब्यूट्स टू इट। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें इंडिया अब जाकर लीडिंग पोजीशन पे आया है। और इंडिया का डेमोग्राफिक बल्ज, जिसको हम कहते हैं यूथ पॉपुलेशन, वो सबसे अच्छी है इस समय, वर्कफोर्स बहुत अच्छा है हमारे पास। द पॉइंट इज, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू स्किल द वर्कफोर्स। नाउ अगर हम कहें 3 स्टेट्स को, 4 स्टेट्स को कंपेयर करके समझे कि क्या क्या चीजें इन्होंने ऐड की हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सारे स्टेट्स में देखा गया कि प्रो बिजनेस पॉलिसीज हैं। सरकार कोई भी हो, इलेक्शंस वहां भी हो रहे हैं, सरकार बदली जा रही है, बट वहां पे हमने देखा प्रो बिजनेस पॉलिसीज। प्रो बिजनेस पॉलिसीज का मतलब क्या है? हमेशा बिजनेस को फैसिलिटेट किया गया है, लैंड एक्विजिशन बहुत जल्दी हो पाता है वहां पे, पावर सप्लाईज कट नहीं होती है, वहां पे क्लस्टर्स को टैक्स हॉलिडे मिलता है, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे आप फैक्ट्री डालोगे, चीजें बैकएंड पे स्ट्रीमलाइंड है सरकार द्वारा, सरकार एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रही है। 10 ईयर तक का टैक्स हॉलिडे है फैक्ट्रीज लगाने पर, तो फैक्ट्रीज को एक इंसेंटिव मिलता है कि हम जल्दी से आकर के सेटअप करें। और हमने इसी की वजह से देखा वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस की मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट ग्रो कर रही है, मार्केट इन द टर्म्स ऑफ फैक्ट्री की मार्केट ग्रो कर रही है। आप देखो एक स्टेट तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेट कंट्रीब्यूट करता है 50% ऑफ ऑटो कंपोनेंट प्रोडक्शन। ऑटो के जितने भी पार्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन 50% कहां से आ रहा है? तमिलनाडु से। ये इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन चुका है हमारा। 40% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट, पूरे देश का 40% इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट मात्र तमिलनाडु से कंट्रीब्यूशन है। देयरफॉर साउथ इंडिया इज गोइंग टू बिकम नेक्स्ट चाइना। ओला का इलेक्ट्रिक व्हीकल की फैक्ट्री सबसे पहले यहां पे लगती है। डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब भी यहां पे आता है। सो इंडियाज शेंजन इन मेकिंग इज तमिलनाडु। साइलेंटली वर्क चल रहा है यहां पे। कर्नाटका, वी नो अर्बन, वहां पर अर्बन कनेक्टिविटी, अर्बन मोबिलिटी, मैं बताऊं इंडिया के हर एक कोने से इंसान यहां पर मौजूद है। यहां के डेमोग्राफिक्स भी चेंज हो रहे हैं। बेंगलुरु में, बेंगलुरु इज अंडरस्टैंड इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, वहां पे हर आदमी आकर के जॉब कर सकता है, बहुत इजीली कर सकता है। सो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग द मेट्रो इज वेरी गुड। इट हैज इवॉल्व्ड एज टेक इंडस्ट्रियल सिटी, टेक्नोलॉजी वाइज इंडस्ट्रियल सिटी। अब इस सॉफ्टवेयर को, सिलिकॉन को हमें कहीं ना कहीं हार्डवेयर में भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करना चाहिए। अगर हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले एडवांटेज क्या आएगा? आप मैप देख के बता सकते हो। पोर्ट की कनेक्टिविटी, पोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मल्टीपल पोर्ट्स हैं यहां पे हमारे पास। जो ई सिटी वारंगल हमारा डेवलप हो रहा है, वारंगल एज ई सिटी, फार्मा एक्सपोर्ट्स यहां से बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्लस्टर्स बन रहे हैं यहां पर। सो ये हमारे साउथ इंडिया में हमने देखा किस तरीके से स्टेट वाइज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है और इन कॉन्सोनेंस है। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स क्या हैं? अगर हम समझेंगे तो हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि इंडिया में बहुत तेजी से, ये साउथ इंडिया बहुत तेजी से हमारी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन और कैपेसिटी दोनों बिल्ड कर पा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली चीज, एक ग्लोबल पावर से एक बैकलैश आया है चाइना को। चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस तो बन गया, लेकिन नाउ चाइना स्टार्टेड आर्म ट्विस्टिंग डिफरेंट नेशंस फॉर दैट मैटर। सो आप देखोगे यूएसए चाइना का ट्रेड वॉर आज से नहीं 10 साल से चल रहा है। टैरिफ वॉर, अभी भी ये लोग टैरिफ्स के लिए एक दूसरे को पंच इन पंच आउट करते हैं। सो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी इन द ग्लोबल ट्रेड। हर आदमी, बिकॉज चाइना में चीपेस्ट लेबर है और चीपेस्ट टेक्नोलॉजीज थी। अब लेबर का कॉस्ट चाइना में बढ़ना शुरू हो गया है। सो मास स्केल पे, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे जब प्रोडक्शन होता है, मास स्केल पे जब कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, कॉस्टली प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स डिजाइंड इन यूएसए और यूरोप, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना है, और सर्विसेज वाज प्रोवाइडेड फॉर दोज प्रोडक्ट्स बाय इंडिया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जो चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब चाइना के साथ साथ वो एक और देश खोज रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वो एक देश जो है बहुत हद तक हमारा इंडिया में, साउथ इंडिया जो पार्ट है वो डेवलप होता जा रहा है, बट बहुत सारा स्पेस ऐसा है जहां पे हम देखें वियतनाम, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया के भी बहुत सारे नेशंस आ रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, एपरल इंडस्ट्री, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग में इंडोनेशिया, वियतनाम इंडिया से अच्छा कर पा रहे हैं। तो ये जो वैकेंसी, ये जो गैप क्रिएट किया था चाइना ने, उस गैप को हमें बहुत जल्दी से फिल कर लेना चाहिए। ग्लोबल ट्रेड में अब चाइना ने वेपनाइज कर लिया जो ट्रेड, उस जो मैन्युफैक्चरिंग को वेपनाइज किया, उसकी जगह पे अब इंडिया का चांस है। इस चीज को हमें टैप इन करना चाहिए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स ये है, देखो जब आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा होगा तो पीपल आर रेडी टू वर्क, दे विल कंट्रीब्यूट बेस्ट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से अगर आपके पास श्योरिटी नहीं है कि कल आपको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप आज की डेट का भी काम अच्छा नहीं करते हो। कॉग्निटिव टैक्सेशन है ये, दिमाग पे एक टैक्स रहता है कि मुझे अगले हफ्ते काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो हमने क्या देखा, साउथ इंडिया के इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। वहां की सोशल प्रोग्रेस, वहां की एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, इस पे वहां की सरकार ने पहले से बहुत ध्यान दिया है। उसका एक मेजर मुद्दा यह भी है कि वहां की पॉपुलेशन जो TFR है वो कंट्रोल में आ गई। पहले नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हुई है, तो सरकार के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है सारी सुविधाएं दे पाना। सो हम ये देखें कि अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छी है, एजुकेशन है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी उन्होंने बना के रखी, स्किल सेट पे वर्क किया, वहां पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। सो हम ये चीज देख पाए कि वहां पे क्विक क्लियरेंसेस मिल रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहां की सरकार एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे वर्क कर रही है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया। तो ये दोनों ने, जब कैपिटल, हमारा टैलेंट बहुत अच्छा तैयार हुआ और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो जॉब्स मिलती रही, फैक्ट्रीज सेटअप होती रही, तो इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर द स्टेट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एंड एक्सपोर्ट होते होते क्या प्राइसिंग आ रही है उस पे। तो चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, ये जो पोर्ट्स हैं, यहां से बहुत अच्छे तरीके से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना के रखे हैं वहां पर, लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलप कर रहे हैं, जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो बेसिकली इंडिया डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, अब हम उसके लिए बल्क ड्रग पार्क्स की स्कीम एज अ क्लस्टर बेस डेवलप कर रहे हैं, ताकि इंडिया अब अपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यहीं पे मैन्युफैक्चर कर सके और फिर एक्सपोर्ट कर सके। कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं, क्या चैलेंज है आगे बढ़ने में, क्या चैलेंज है? तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा जो चैलेंज है वो ये है, सप्लाई चेन डिपेंडेंसीज। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बट रॉ मटेरियल जो वैल्यू चेन है सप्लाई चेन का, उसमें हम आज भी डिपेंडेंट है चाइना पे। सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, उसके लिए हमें एनर्जी पार्टनरशिप्स की जरूरत है। अगर चाइना ने वो सप्लाई करना बंद कर दिया तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, चाहे वो एरोस्पेस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। ये है हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर फैक्ट्रीज, तो यहां पर हमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमें इसको सबसे पहले इंडिजिनाइज करना है या रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। देन इंटर-स्टेट डेवलपमेंट इंबैलेंस, साउथ इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, नॉर्थ इंडिया उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आई एम सेइंग। तो अब देखो क्या होता है कि एक फेडरल रिजेंटमेंट आता है। साउथ इंडिया कहता है कि हम बहुत ज्यादा टैक्स आपको दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन वी डू नॉट हैव दैट मच पॉलिटिकल वेट इन द पार्लियामेंट, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ भी रुक गई है, तो हमारा उतना पॉलिटिकल वेट भी होना चाहिए पार्लियामेंट में। सो ये कहीं ना कहीं इश्यूज आप देख सकते हो, साउथ वर्सेस नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो हमें इसको एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जैसे हम कहते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसी तरीके से हमें लर्न करना चाहिए साउथ का मॉडल, एंड नॉर्थ में पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे बहुत सारे स्टेट्स में रेप्लिकेट किया जा सकता है और गवर्नमेंट्स को एक कॉन्टिन्यूटी के साथ इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेबर एंड स्किल गैप्स, अभी भी इंडिया में स्किल बहुत मीडियम लेवल पर है। मैं लार्ज स्केल में बात करूं, हाई स्किल्ड इंडिविजुअल्स वी लैक। सो हाई स्किलिंग हमें जरूरत है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज की जरूरत है जहां पे हैंड्स ऑन वर्क हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस हो, जहां पे फैक्ट्री का एक्सपोजर हो। जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो सिर्फ डिग्री लेकर के न रहे, वो फैक्ट्रीज में जाकर के काम करें और सीखे चीजों को। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स एंड बियॉन्ड मेट्रोज, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, लैंड कंसोलिडेशन इज अ प्रॉब्लम। आप देखोगे बहुत सारे देश में आज भी, बहुत सारे एरियाज में हम देखेंगे कि लैंड, अगर प्रोजेक्ट लगने वाला है तो वहां पे लैंड सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है उनको, लैंड के लिए प्रॉब्लम है।
पावर की कॉन्टिन्यूटी नहीं है। फैक्ट्रीज अगर सेटअप भी कर देंगे तो वहां पे यूटिलिटीज नहीं दे पाएंगे। लैंड, लेबर, कैपिटल। सो आप इस तरीके से समझो, लैंड मिलना बहुत जरूरी है। लेबर हमारे पास टैलेंटेड नहीं है, ये प्रॉब्लम हो रही है हमको। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं पोर्ट्स की भी बात करूं तो विजिंजम नया पोर्ट बन रहा है हमारा, जिसको हम मदर ऑफ ऑल पोर्ट्स कह रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट, ठीक है। सो अभी हमें जरूरत है कि टर्न अराउंड टाइम बढ़ाएं हम शिपिंग में। सो कनेक्टिविटी शुड नॉट जस्ट बी कि ये कनेक्टिविटी या ये हाईवे बना दिया, उसका टाइम भी कम होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होना चाहिए ओवरऑल। कंपैरेटिव लेंस से अगर देखा जाए, हम अपने साउथ को देखें और यहां पे चाइना को देखें, तो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्री का इकोसिस्टम, नॉट जस्ट फैक्ट्रीज, माइंड माय वर्ड्स। एक फैक्ट्री लगा देना और एक इकोसिस्टम बना देना, तो वी आर बिल्डिंग द इकोसिस्टम सिंस डिकेड्स, जो हम आज अपने आउटपुट में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देख के बता पा रहे हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, यस। यहां की स्टेट गवर्नमेंट्स आर कंसिस्टेंटली फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि चाइना जिस मॉडल पे ग्रो किया था, उसी मॉडल पे हमारे साउथ के स्टेट्स भी ग्रो कर रहे हैं। चाहे जैसे चाइना में शेंजन एंड डोंगुआन है, उसी तरीके से इंडिया में बेंगलुरु एंड चेन्नई आर गोइंग टू रिप्लेस द शेंजन एंड डोंगुआन्स। फ्यूचर आउटलुक सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। What India can do right now, first and foremost thing from the government side should be ease of doing business. Ease of doing business means digitization of land records करना है हमको, so that things become seamless. Plug and play model should be there. Labor reforms इंडिया में बहुत जरूरी है। हमने कोड्स बनाए हैं, लेबर कोड्स, बट स्टिल अभी उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। देन कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, जो बाहर से कंपनीज इंडिया में एफडीआई के फॉर्म में पैसे लगाती हैं, तो आर्बिट्रेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। आप देखोगे, मैं एग्जांपल है वोडाफोन का केस बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लग गया था। तो इस तरीके से हमारी जो बाहर से कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया में, दे गेट फियर अबाउट इट। तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट शुड बी बेस्ट। देन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, या हमें हब्स बनाने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफरेंट हब्स, हमें चैंपियन प्लेयर्स, रीजनल प्लेयर्स, जिस तरीके से इंडिया ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, वैसे ही हमें रीजनल बेसिस पे एक पर्टिकुलर सेक्टर को प्रमोट करने की जरूरत है, उस क्लस्टर को डेवलप करने की जरूरत है, सो दैट कोई भी इंडस्ट्री वहां पे, टेक इंडस्ट्री अगर आती है, फैक्ट्री आती है, तो प्लग एंड प्ले मॉडल पे वर्क कर सके। प्लग इन सप्लाई चेन गैप, सप्लाई चेन में अभी भी गैप्स है, जो मैंने एग्जांपल बताया कि सेमीकंडक्टर्स और इन रेयर अर्थ मिनरल्स पे हम चाइना पे डिपेंडेंट है। अगर हम न्यूक्लियर प्लांट डेवलप कर रहे हैं तो अभी भी हम यूरेनियम के लिए डिपेंडेंट हैं। सो हमें ये समझना पड़ेगा, हम ईवीज बना रहे हैं तो हम लिथियम के लिए डिपेंडेंट हैं। सो इन दिस मैनर हमें सप्लाई चेन के जो गैप्स हैं उसको प्लग इन करने की जरूरत है। ये क्वेश्चन है आप सबके लिए। टेल मी द आंसर, यू कैन पॉज द वीडियो और मुझे आंसर जरूर बताएं आप कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी, आप इस एग्जामिनेशन की सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा सेल आया है, गुरु कृपा सेल, ओके, सो दैट आप बेस्ट ऑफर ले सकें इस प्रिपरेशन के लिए। एवरीथिंग यू नीड 27,999, बट आप कोड यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड ART लाइव। आप ये कोड यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये कोर्स जो है एकदम बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन के लिए, जहां पे आपको मेंटोर्स का सपोर्ट मिलेगा, जहां पे प्रीलिम्स PRP प्रोग्राम है, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जो हमारे टॉप 10% स्टूडेंट होंगे जो रेगुलर क्लासेस में आ रहे हैं, असाइनमेंट्स सबमिट कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 10% स्टूडेंट्स, उनको प्रीलिम्स के पहले 3 मंथ्स बोर्डिंग एंड लॉजिंग एकदम फ्री, सो दैट आप दिल्ली में आकर के फैकल्टीज एंड मेंटर्स के साथ रह करके प्रिपरेशन कर सको। एंड आफ्टर प्रीलिम्स, आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो फिर 3 मंथ्स आप मेंस की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर सकते हो सेम प्लेस पे। सो आपकी प्रिपरेशन के लिए वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। ये कोर्स हमारा इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में अवेलेबल है। और डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी साउथ इंडिया कैन रिप्लेस द चाइना मॉडल? थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।